हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम देखेंगे BPSC 143 का यूनिट नंबर 4, जिसका टाइटल है स्टेट लोकल रिलेशंस। तो पिछले यूनिट में हमें सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात की थी। आज हम स्टेट के लोकल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दो तरीके की गवर्नमेंट के बारे में पता चलता है। अगर हम लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं, जिसमें रूरल एरियाज में पंचायत होती हैं और अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं। इनिशियल लेवल पे देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो हमें डिवीजन ऑफ पावर दिखाई देता है, लेकिन जो ये पंचायत और अर्बन एरियाज की जो गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस होती हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, उसमें कोई ऐसा क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर हमें दिखाई नहीं देता। लेटर ऑन अगर हम जाएं तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स लाए जाते हैं ताकि हम 3 टियर लोकल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर सकें, जहां पर 73rd अमेंडमेंट जो है वो पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ साथ यहाँ पर एक नया पार्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देता है, जिसका नाम है पार्ट 9, और एक 11वां शेड्यूल भी इसके साथ संविधान में जोड़ दिया जाता है। सिमिलरली जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, इसमें हमें म्यूनसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो है वो देते हुए हम देख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें नया पार्ट जोड़ा जाता है जिसका नाम है पार्ट 9A, और एक 12th शेड्यूल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया जाता है। अगर हम 3 टियर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास पंचायत, जो कि विलेज लेवल पे काम करते हैं। दूसरे आते हैं ब्लॉक और तालुक पंचायत, जो कि इंटरमीडिएट लेवल पे जो है वो काम करते हैं। थर्ड आता है जिला परिषद या पंचायत, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा रूरल एरियाज का काम। अब हम बात करते हैं अर्बन बॉडीज के बारे में। तो रूरल बॉडीज से अलग अर्बन बॉडीज में भी 3 तरीके की हमें लोकल गवर्निंग बॉडीज दिखाई देती है, जिसमें सबसे पहला आता है नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरिया के लिए होती हैं। ट्रांजिशनल एरिया वो कि फॉर एग्जांपल ये एक रूरल एरिया है और ये एक अर्बन एरिया है, तो इनके बीच का जो एरिया हो जहाँ से आप रूरल से अर्बन या अर्बन से रूरल के बीच ट्रांजिट कर रहे हैं, तो उनके बीच में पड़ने वाली कुछ पंचायतें होती हैं जिन्हें नगर पंचायत बोलते हैं। सेकंड आता है म्यूनिसिपल काउंसिल, जो कि स्मॉल अर्बन एरिया के लिए बनाई जाती हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि लार्जर अर्बन एरियाज के लिए बनाई जाती है। तो ये बात हुई इनके इंट्रोडक्शन की। अब बात करते हैं कि पंचायती राज का इवोल्यूशन कैसे होता है हमारे संविधान में। तो हम सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो होती है, यानी हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है। अब जो काम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को वो ये कि हमें भारत की इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक विजन सेट करना है। अब ये विजन इसलिए सेट करना है क्योंकि जब हम आज़ाद हुए थे तो ब्रिटिशर्स ने हमारी इतनी बुरी हालत करके छोड़ दी थी कि हमें आज़ादी के कुछ साल बाद तक भी दूसरे देशों से अनाज खरीदना पड़ता था। जहाँ पर इस इकोनॉमिक विजन में ये बताया जाता है कि हमें इंडिया की जो रूरल इकोनॉमी है उसको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो मोस्टली रूरल एरियाज में ही की जाती हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विजन था वो रूरल इकोनॉमी को ही ट्रांसफॉर्म करने का था। उसके बाद हम इंडस्ट्रीज पे आ जाते हैं कि इंडस्ट्रीज को भी हमें सेटअप करना है थ्रू अ साइंटिफिक एंड प्लान डेवलपमेंटल मॉडल। उसके साथ हमें एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है इकोनॉमी का जहाँ पर जो लोगों की वेलफेयर है वो यहाँ पर प्रमोट हो सके, इनइक्वालिटीज़ को हटाया जा सके और लोगों की जो भी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल हम कर सकें और एक अच्छी ज़िंदगी उन्हें प्रदान कर सकें। अगर हम इन थॉट्स की बात करें तो गांधी जी जो थे इनके बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर थे जो ग्राम स्वराज की बात करते थे। इस कॉन्टेक्स्ट में जो गांधीयन फॉलोअर्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो थे वो प्रेजेंट थे, उनमें यहाँ पर एक सिग्निफिकेंस हमें एक आइडियोलॉजिकल यूनिटी दिखाई देती है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि गांधी जी के ग्राम स्वराज को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने विलेज पंचायत को भी एक डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम में बदल देना चाहिए, जहाँ पर जो पंचायतें हैं वो अपने फैसले खुद ही लें, इनको कुछ राइट्स भी दिए जाएं, इनको कुछ पावर्स भी दिए जाएं, ताकि इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं या जो दूसरी चीज़ें हैं वो खुद ही मैनेज कर सकें अंडर अ विलेज बेस्ड पंचायत सिस्टम। अब हमारे सामने बहुत ही फेमस स्कॉलर आते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल के, जो कि होते हैं श्रीमन नारायण अग्रवाल। ये एक प्रोमिनेंट गांधीयन फिलोसोफर होते हैं या सॉरी स्कॉलर होते हैं, जो कि गांधीयन मॉडल बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसका कंसिडरेशन मांगते हैं। इस मॉडल में हमें बताया जाता है कि जो पंचायती है हमें इसे डेमोक्रेटिक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, जहाँ पर जो पंचायती है
एक विलेज की, उसको एक पहला पॉलिटिकल यूनिट की तरह हमें मानना चाहिए, एज अ प्राइमरी यूनिट हम मान सकते हैं, जहाँ पर जब पंचायत का जुरिसडिक्शन होगा वो वहाँ के कुछ सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, जिसमें वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, लैंड रेवेन्यू, कोऑपरेटिव्स और विलेज इंडस्ट्रीज आती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज के बारे में भी बताया जाता है एट द ताल्लुक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। अब ये जो बॉडीज होती हैं, ये इनका काम एडवाइजरी फंक्शन जारी करना होता है, मतलब ये कि ये एडवाइस कर सकती हैं, ठीक है, कि अगर आप ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी पंचायत का ये डेवलपमेंट होगा। तो इनका यही काम रहता है कि एडवाइजरी होती है इनकी, बस एडवाइस देने का काम ये सारी बॉडीज करती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर थॉट था गांधीयन ग्राम स्वराज का, तो इसे गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्लूप्रिंट माना जाता है, जहां पर विलेज को प्राइमेसी दी जाती है और यहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नेंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये जो सारी चीजें हैं इनको विलेज लेवल तक पहुंचाने की बातें की जाती हैं। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस होता है या जो पूरा थॉट होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतना धूल नहीं पकड़ता। मतलब ये है कि इसको बहुत ही कम लोग जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं, इसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं, एक तरीके से हम ये देख सकते हैं। बाद में अगर हम देखें तो गांधीयन जो मॉडल है वो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता। लेकिन लेटर ऑन जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज को लिखा जाता है तो अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर इनको भी इंक्लूड कर दिया जाता है, जहाँ पर ये लिखा गया है कि जो स्टेट्स हैं वो ऐसे कुछ स्टेप्स लें ताकि विलेज पंचायत को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सके और उनके पास कुछ ऐसी पावर और अथॉरिटी हो जो कि नेसेसरी हो उनके एज अ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को फंक्शन करने के लिए। तो ये सारी बातें हमने देखी यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इवोल्यूशन में। अब बात करते हैं लोकल गवर्नेंस इन इंडिया के कुछ माइलस्टोन्स के बारे में। तो जैसे ही हमारा भारत जो है वो आज़ाद होता है तो पंचायत जो है वो पब्लिक पॉलिसीज को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं, जहाँ पर लोकल लेवल की जो गवर्नेंस है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखें या इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा जो योगदान रहता है वो इन्हीं इंस्टीट्यूशंस का रहता है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स भी इनके लिए चलाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोग्राम होता है कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम सीडीपी। तो सीडीपी 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जी की जयंती पर लॉन्च किया जाता है और ये उस समय के भारत का पहला ऐसा प्रोग्राम होता है जहां पर लोगों के पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाता है लोकल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए। उसके बाद ये जो पूरा प्रोसेस या पूरा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रहता है इसमें विलेज को सबसे ज़्यादा फोकस पॉइंट पर रखा जाता है, जहाँ पर जो भारत अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च करता है तो विलेज इसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस में रहते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, क्योंकि जो ये लोग होते जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया उन्हें ये लगता है कि पंचायत तभी अच्छे से काम कर पाएगी, तभी वो सेटिस्फैक्ट्री फंक्शंस परफॉर्म कर पाएगी जब तक कि जो विलेज लेवल की पंचायत है उसके पास कुछ अच्छा डेवलपमेंटल ना हो, उसके पास कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जिससे कि वो विलेज के रिसोर्सेज को डेवलप कर सकें और रूरल लाइफ के जो इम्प्रेशन है उसको थोड़ा ऊपर कर सकें, और जहाँ पर सारी जो कम्युनिटीज हैं वो एक साथ रहकर नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड कर सकें फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द विलेजेस। ये पूरा मानना था कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम का। अब बात करते हैं यहाँ पर नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की। तो गवर्नमेंट जो उस समय की होती है वो 2 अक्टूबर 1953 को एक NES नाम का प्रोग्राम चलाती है। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका फोकस ये होता है कि जो एरियाज हमने CDP में छोड़ दिए हैं हम उनको यहाँ पर कवर करेंगे और यहाँ पर हम साइंटिफिक और टेक्निकल हेल्प की मदद से जो विलेजेस हैं उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस को यहाँ पर और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। ये दोनों प्रोग्राम्स भारत की हिस्ट्री में पहले ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम लोकल गवर्नेंस को यहाँ पर प्रमोट करने की बातें करते हैं और उनका कुछ एम्पावरमेंट करने की बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कमिटीज़ की जो कि बनाई गई थी लोकल गवर्नमेंट के जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं उनको रिव्यू करने के लिए, जिसमें सबसे पहली कमेटी और सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी भी यही है जो कि है बलवंत राय मेहता कमेटी ऑफ 1957। अब जब कम्युनिटी डेवलपमेंटल प्रोग्राम हुआ तो उसके 5 साल बाद एक प्लानिंग कमीशन बनाई गई जो कि 16 जनवरी 1957 को बनाई गई और इस कमेटी का नाम दिया गया बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बलवंत राय मेहता।
अब इनका काम ये था कि जो भी हमारा इम्पैक्ट पड़ा है लोकल गवर्नेंस पे बाय द CDPs एंड NES, उसको एग्जामिन करना कि क्या कुछ अच्छा पड़ा है, क्या बुरा पड़ा है, ये सब सारा एनालिसिस करके इनको रिपोर्ट देनी थी। तो ये सारा काम धाम करके ये कमेटी जो है वो 24 नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देती है और कुछ रिकमेंडेशंस भी देती है, जहाँ पर सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिकमेंडेशन ये होती है कि जो हम लोकल गवर्नेंस को 2 टियर में बांटते हैं, एक विलेज और अर्बन एरिया के लिए, इसमें कहा जाता है कि हमें 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगा विलेज लेवल पे, सेकंड पंचायत समिति आएगी ब्लॉक या ताल्लुक लेवल पे, थर्ड आएगा जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपना काम करेगा। ये जो रिकमेंडेशन होती है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर कमेटी की बन जाती है। इसी के साथ साथ अगर हम ब्लॉक लेवल पे बात करें तो ब्लॉक लेवल पे यहाँ पे कहा जाता है कि हमें एक सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन को भी एस्टेब्लिश करना चाहिए, जिसका अपना एक जुरिस्डिक्शन होगा, और ब्लॉक लेवल पे जो भी हमारी पंचायत है ये उसके साथ को एग्जिस्ट करके ये अपना काम करेगा। और ये जो पूरा इंस्टीट्यूशन है इसको हम पंचायत समिति के नाम से जानते हैं, जहाँ पर पंचायतों में से इनडायरेक्टली लोग इलेक्ट होके यहाँ पर अपना कार्यभार संभालेंगे। नेक्स्ट आती है हमारे पास अशोक मेहता कमेटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है। तो जैसे ही जो जनता गवर्नमेंट है वो पावर में आती है तो वो एक कमेटी को अपॉइंट करती है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के वर्क को देखने के लिए। अशोक मेहता इसके चेयरमैन बनते हैं और दिसंबर 1977 को ये कमेटी जो है वो बनाई जाती है, और ये कमेटी अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है 132 रिकमेंडेशंस के साथ, जिससे कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को थोड़ा बल दे सकते हैं। अब ये जो कमेटी है ये कुछ की रिकमेंडेशन देती है जिसमें से हमें कुछ पढ़नी है, जहां पर कहा जाता है कि 2 टियर सिस्टम गवर्नमेंट जो है उसे हम 3 टियर में बदलेंगे, दैट इज द जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, मंडल पंचायत या मंडल परिषद जो कि विलेज को कवर करेगा जिनकी पॉपुलेशन 15,000 से 20,000 तक वेरी करती है। उसके बाद तो हमारी पंचायतें होती ही हैं, और उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है उसको सबसे पहला फोकल पॉइंट रखा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का, जहाँ पर जो जिला परिषद है वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगा, जिसका काम रहेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्लानिंग है हमारे विलेजेस की उसको संभालें, और उसके पास कुछ पावर्स भी होंगी अपने टैक्सेशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास GV.K. राव कमेटी 1985। अब जो GV.K. राव कमेटी है वो एक प्लानिंग कमीशन द्वारा 1985 में अपॉइंट की जाती है, जिसका सेम ही काम होता है कि जो भी हमारे PRIs हैं उनका यहाँ पर एनालिसिस करना, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट किए गए हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के लिए ये उनको भी एनालाइज करने का काम करती है। तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि जो PRIs हैं हमें उन्हें कुछ नेसेसरी पावर्स देनी चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पर ये कहती हैं कि हमें जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुक या विलेज लेवल पे काम कर रहे हैं, हमें उन्हें कुछ नेसेसरी सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि वो अपने प्लानिंग में जो पॉलिसीज बना रहे हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन में, और जो इम्प्लीमेंटेड पॉलिसीज हैं उनकी मॉनिटरिंग में वो काम कर सकें थ्रू दी रूरल डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। ये सारी बातें यहाँ पर GV.K. राव कमेटी में बताई जाती हैं। लास्ट कमेटी आती है LM सिंघवी कमेटी 1986। अब जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट आती है तो LM सिंघवी कमेटी को 1986 में गठित किया जाता है कि जो भी हमारे पंचायत इंस्टीट्यूशंस हैं जो भी उनके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो उनको स्टडी करें। अब सिंघवी की जो कमेटी है वो यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन देती है लोकल गवर्नमेंट में, जहाँ पर वो ये कहती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम एक नया अध्याय जोड़ना चाहिए, जहाँ पर हम इन इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, ताकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब ये जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो और अच्छे से काम कर सकें और एक्सटेंड हो सकें, और हर एक ग्राउंड लेवल का जो भी गवर्नेंस का काम है ये उसमें भागीदारी ले सकें। अब ये जो कमेटी होती है यहाँ पर ये भी एक रिकमेंडेशन देती है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज का पंचायतों के इलेक्शन में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। ये होती है LM सिंघवी कमेटी की कुछ मेजर रिकमेंडेशंस। अब बात करते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो जो पंचायती राज सिस्टम है वो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर यहाँ पर 1959 को राजस्थान के नागौर में इसको इनागोरेट किया जाता है। उसके बाद
डिफरेंट स्टेट्स में इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाता है। लेकिन 73rd अमेंडमेंट से पहले, मतलब 1992 से पहले जितने भी ऐसे इंस्टीट्यूशन बने, वो बहुत ही वो कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव नहीं थे, क्योंकि उनके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस था ही नहीं जो कि इन पर चेक्स एंड बैलेंसेस देख सके कि भैया क्या हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे पैसा ज़्यादा चाहिए। तो ये सब चीज़ें 1992 से पहले नहीं हुआ करती थी। उसके बाद ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे पहले के ज़माने में, यानी 1992 से पहले के ज़माने में, जहाँ पर रेगुलर इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे, रिप्रेजेंटेशन भी इनएडिकेट हुआ करता था। SC ST कम्युनिटीज और साथ ही साथ जो विमेन था, उनका रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर नेग्लिजेंस में ही डाला जाता था। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स भी नहीं हुआ करता था। डिवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब एक सेंट्रल अथॉरिटी लोकल गवर्निंग बॉडीज को कुछ पावर्स प्रदान करती है, तो ये हो गया हमारा डिवोल्यूशन। उसके बाद इनके पास कुछ पैसा भी नहीं हुआ करता था कि हम PRIs में कुछ डेवलपमेंट ही कर सकें। और इसी लिमिटेशन को खत्म करने के लिए राजीव गांधी जी की जो गवर्नमेंट है 1989 जुलाई में एक 64th अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में पेश करती है। ये जो बिल होता है वो राज्यसभा में हार जाता है और इस बिल को यहाँ पर खत्म करना पड़ता है। लेटर VP सिंह जी की सरकार में 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको लाया जाता है, लेकिन ये भी यहाँ पर एक्ट नहीं बन पाता क्योंकि 9वीं जो लोकसभा होती है वो भंग हो जाती है, वो डिसॉल्व हो जाती है। हाउएवर फाइनली जो PRIs हैं वो अप्रैल 24 1993 को इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिल जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, वो भी पास कर दिया जाता है ड्यूरिंग दी टेन्योर ऑफ PV नरसिम्हा राव। और इसी दिन से अप्रैल 24 को हम नेशनल पंचायती राज डे के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो ये जो पूरा एक्ट पास होता है, इसमें कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस के साथ साथ कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस भी होते हैं। ये मैंडेटरी प्रोविजन इसलिए होते हैं ताकि लोकल लेवल पे जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है या पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। जिसमें सबसे पहला है ग्राम सभा का ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पंचायतों का एस्टेब्लिशमेंट एट द इंटरमीडिएट लेवल, थर्ड है डायरेक्ट इलेक्शन इन ऑल द सीट्स ऑफ द पंचायत, कि सभी लेवल में डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के इंटरमीडिएट लेवल पे जो चेयरपर्सन है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन कंटेस्ट करने की जो एज है वो 21 साल यहाँ पर तय की जाती है। सिक्स है कि SC ST कम्युनिटीज के लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सेवंथ है 1/3 सीट शुड बी रिजर्व फॉर द वीमेन। और आठवां इसका रिकमेंडेशन ये है कि 5 साल तक का टेन्योर पंचायतों के लिए सभी लेवल पे रखा जाता है और जैसे ही कोई पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा से फ्रेश इलेक्शंस कराए जाने चाहिए। ऐसे कुछ हमें मैंडेटरी प्रोविजंस दिखाई देते हैं। नौवा और बहुत ही सिग्निफिकेंट एक प्रोविजन है वो ये कि 2 स्टेट लेवल कमीशन, मतलब 2 राज्य स्तर की जो कमीशन हैं उनका भी गठन यहाँ पर किया जाना चाहिए। पहला स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो कि लोकल बॉडीज में होने वाले इलेक्शंस उनको कंडक्ट भी करेगी और उनको सुपरवाइज भी करेगी। सेकंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। अब ये जो पूरी फाइनेंस कमीशन है इसका काम ये है कि पंचायत लेवल पे जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसको एनालाइज करे, गवर्नर को रेकमेंड करे कि अगर उसे कुछ टैक्सेस में कुछ टैक्स लगाने हैं, कुछ ड्यूटीज, कोई फीस ऐसी लगानी है, एग्जेम्प्ट करनी है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो पैसे से रिलेटेड हैं वो ये फाइनेंस कमीशन देखेगी और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है उससे ये पंचायतों को ग्रांटीनेट भी दे सकती है अगर कोई पंचायत मुसीबत में आ जाती है तो। ये बात हुई मैंडेटरी प्रोविजंस की। अब बात करते हैं वॉलेंटरी प्रोविजंस की। वॉलंटरी का मतलब ये है कि ये हम अपने मन मर्जी से देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंट करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। पंचायती राज में कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस भी हैं जिसमें सबसे पहला आता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के जो भी मेंबर्स हैं वो भी पंचायतों में अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। सेकंड ये कि बैकवर्ड क्लास में से आने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी चेयरपर्सन्स के जो हमारी सीट्स हैं उनको रिजर्व करके रखा जाए सभी लेवल्स पे। साथ ही साथ ग्राम सभा को एक ऐसा इलेक्टोरेट प्रदान करना जहां पर जो विलेज पंचायत है उसके पास कुछ पावर्स और फंक्शंस हों ताकि वो एक एज अ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह वर्क कर सके। चौथा ये कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो, मतलब सेंटर कुछ पावर और अथॉरिटी इन पंचायत को भी दे ताकि वो सोशल जस्टिस और डेवलपमेंटल जो भी कार्य हैं वो कर सकें जो भी 11 शेड्यूल में लिखा गया है उन पर।
फिफ्थ ये कि फाइनेंशियल पावर्स भी पंचायतों को दी जाए ताकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो हमारा कार्यभार है उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकें, हम टैक्स लगा सकें, उसको टैक्स को कलेक्ट कर सकें, टोल लगा सकें, फीस यहाँ पर इम्पोज कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वॉलंटरी प्रोविजंस में लिखी गई हैं। अब इन सभी के होने के बाद जो सारी स्टेट्स हैं वो इन नए एक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करती हैं और 73rd अमेंडमेंट के साथ ही अपने जो भी कार्य हैं या उनकी जो ओरिएंटेशन है उसको बदलती हैं। एज अ रिजल्ट हमें अब यूनिफॉर्म तरीके का 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट हर जगह पर दिखाई देता है। जहाँ हम अगर विलेज लेवल की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत हमें दिखाई देती है जो कि छोटे छोटे गाँव को कवर करती है। इंटरमीडिएट या ताल्लुक लेवल पे हमें यहाँ पर मंडल दिखाई देते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमें ब्लॉक पंचायतें दिखाई देती हैं और ज़िला पंचायत जो है वो पूरे रूरल एरिया जो भी डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है उसको कवर करती है। तो ये जो पार्ट है हम ये देख चुके हैं और आगे बढ़ते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं 74th अमेंडमेंट की। तो जो 74th अमेंडमेंट है, तो 73rd अमेंडमेंट में हमने देखा था कि रूरल बॉडीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात यहाँ पर की गई थी और 74th में हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान करते हुए यहाँ पर देखेंगे। तो 74th जो अमेंडमेंट एक्ट है वो 1992 में लाया गया था और 1992 में ही इसे पार्लियामेंट द्वारा पास भी कर दिया जाता है, जहाँ पर इस एक्ट के द्वारा एक नया अध्याय पार्ट 9A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है और पार्ट शेड्यूल 12 इसके साथ जोड़ा जाता है, जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ डील करती हैं अंडर द आर्टिकल 243P टू 243G। यहाँ पर जो एक्ट है वो 3 तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करता है, जहाँ पर सबसे पहले नगर पंचायत आता है एक ट्रांजिशनल एरिया के, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सा एरिया होता है। दूसरा म्यूनिसिपल काउंसिल जो कि छोटे अर्बन एरिया के लिए होती है और तीसरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कि लार्जर अर्बन एरिया के लिए होती है। जो मेंबर्स होते हैं इन सभी म्यूनिसिपैलिटीज़ के वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं वहाँ के वोटरों द्वारा और इस पर्पस को पूरा करने के लिए हर एक म्यूनिसिपल एरिया को हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी बांट के रखते हैं जिन्हें वार्ड के नाम से जानते हैं। कुछ स्मॉलर म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं जिसमें 1500 से 6000 की पॉपुलेशन होती है और कुछ इतनी बड़ी होती हैं कि जिनकी पॉपुलेशन 30,000 से लेकर 2 लाख तक भी जा सकती है। अगर हम इनके इलेक्शंस की बात करते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास सारी पावर होती है, जहाँ पर इनके इलेक्शन में होने वाले प्रोसीजर्स को स्पेसिफाई किया जाता है। इनके चीफ जो चेयरपर्सन है वो कौन होंगे ये भी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा ही तय किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर SC/ST कम्युनिटी और विमेन के लिए भी रिजर्वेशन की बात की जाती है। अब बात करें इनके टर्म की, तो ये जो पूरा टर्म है म्यूनिसिपल बॉडीज का वो 5 साल का होता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा इनके सभी इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है। इन केस अगर कोई म्यूनिसिपैलिटी जो है वो यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है, भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर फ्रेश इलेक्शंस की भी मांग यहाँ पे उठाई जाती है। और नेक्स्ट ये जो टॉपिक है ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हमारे पास आता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज। अब ये जो पूरा हमारा टॉपिक है उसमें हमें बताया जाता है कि अंडर आर्टिकल 243ZD यहाँ पर मैंडेट देता है कि हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए, जहाँ पर रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो इन दोनों तरीके की बॉडीज के लिए प्लान को कंसोलिडेट करेंगी। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है वो हमें यहाँ पर प्रोविजन देता है कि क्या क्या इसका कंपोजिशन होना चाहिए, ये आप देख ही सकते हैं। उसके बाद अगर हम इनके वर्क की बात करें तो प्राइमरी पर्पस इनका यही है कि पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए ये यहाँ पर ये प्लान्स को तैयार करती हैं, एक डेवलपमेंटल प्लान तैयार करती हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करती हैं और मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ में यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटीज़ होती हैं ताकि वहाँ का डेवलपमेंट जो है वो भी हो सके। फिर हमारे पास आता है फंक्शनिंग ऑफ लोकल बॉडीज। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास सारी ताकत होती है लोकल बॉडीज पर कंट्रोल की, जहाँ पर जो गवर्नमेंट है इन सभी के जो अपने प्रपोजल्स हैं उनको रिव्यू कर सकती है, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस की भी मांग कर सकती है, साथ ही साथ उनको रिजेक्ट भी कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इनके मेंबर्स को भी रिमूव कर सकती है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रोसीजर्स। उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनके पीरियोडिक इंस्पेक्शन भी लेती है कि भैया कैसा काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं।
देन उसके बाद अगर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है लोकल बॉडीज की तरफ से इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो ये उन पर भी अपना काम करती हैं। अगर हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस में हमारे पास आता है कि ये पूरे एरिया के लिए कुछ प्लान बनाती हैं, जहाँ पर जो ग्राम सभा है वो एक डेलिब्रेशंस के जरिए डिसीजन मेकिंग बॉडी की तरह काम करती है। पंचायतों के पास उनकी खुद की पावर्स होती हैं टैक्सेस को लगाने और उनको कलेक्ट करने के लिए। और ये जो सारी चीज़ें हैं हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, जहाँ पर जो भी कुछ ऐसे बेनिफिशरीज हैं, मतलब जो पंचायत हैं, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल को यहाँ पर सिलेक्ट भी कर सकती हैं कि अगर कोई सेंट्रल या स्टेट की पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं तो उनमें फिट होने वाले कुछ ऐसे पर्सन्स और ऐसे बेनिफिशरीज जो हैं वो इन्हें आइडेंटिफाई करके सिलेक्ट भी कर सकती हैं कि जिनमें इनको फ़ायदा मिल सके। सभी सोशल ग्रुप से इनको पार्टिसिपेशन मिलता है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सभी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमें बताया गया है कि अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो जैसे पिछली कमेटी में जो हमने पढ़ा वो ये था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए विलेज लेवल के इलेक्शंस में। तो यही हमें बात यहाँ पर बताई गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी का जो सिंबल है वो यहाँ पर नहीं चलने वाला। जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तब भी यहाँ पर अपने कैंडिडेट्स को उतार देती हैं एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने लीडर को यहाँ पर उतारती हैं लोकल बॉडीज में, ठीक है। और जनरली ये लोग एमपी या एमएलए ही होते हैं। और ये जो पार्टीज होती हैं अपने कैंडिडेट्स का इस्तेमाल करती हैं लोकल बॉडी के इलेक्शंस को डोमिनेट करने के लिए और अपने वोट बैंक का सपोर्ट पाने के लिए। जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो भी इन्हीं लोकल लीडर्स पर यहाँ पर डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि यही लोग ऐसे हैं जो कि इनके लिए आगे जाकर वेलफेयर स्कीम्स बनाएंगे सेंटर में या स्टेट में। और लास्ट में हमें ये बताया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ पंचायतों के लिए बेनिफिशियल स्कीम्स भी लाती हैं, जैसे कि फ्रीबीज हो गया कि सस्ते में आपको यहाँ पर जो चावल है या जो गेहूँ है वो भी आपको दिया जाएगा, कलर टीवी आपको दिए जाएंगे और मिक्सियाँ आपको दिए जाएंगी, धोती कुर्ते साड़ियाँ और फ्री एजुकेशन, गैस, स्कॉलरशिप, इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फार्मर्स। और लोकल गवर्नमेंट द्वारा जो भी ऐसी स्कीम्स हैं या सरपंच द्वारा जो भी ऐसी बनाई गई हैं वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने में इंक्लूड करके यहाँ पर इम्पोज कर सकती हैं। यही था हमारा यहाँ पूरा यूनिट। थैंक यू सो मच।